हाँ तो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज सर्कल पर। तो आज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के दो टॉपिक। पहला टॉपिक था हमारा वैद्युत क्षेत्रफल, जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। दूसरा टॉपिक था घन कोण, और इसको भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हमारा नया टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। आज हम लोग वैद्युत फ्लक्स के विषय में अध्ययन करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने पास एक कॉपी और एक पेन जरूर रख लें, ठीक है। क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आते हैं दूसरों की कंपेयरिंग में। अगर हम दूसरों के बनाए हुए नोट्स से पढ़ते हैं तो उससे समझना आसान होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम खुद के बनाए हुए नोट्स से पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें एक बार में समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने नोट्स खुद बनाइए, किसी अदर पर डिपेंड मत होइए, ठीक है। तो चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। जैसे एक आवेश है, मान लिया हमने हमारे पास कोई एक आवेश है प्लस क्यू, और इस आवेश के होने की वजह से इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से। इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा भाई साहब, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक, जिसकी दिशा किधर है। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर माने तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, बाहर की ओर। बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर एक काल्पनिक पृष्ठ ले लें, इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर हमें काल्पनिक पृष्ठ ले लें, जैसे ये एक पृष्ठ ले लिया हमने, ये एक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है। ये एक काल्पनिक पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल है ए सॉरी, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र से जो रेखाएं निकल रही हैं, जिनको हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं, जितनी रेखाएं इस क्षेत्रफल से होकर के गुजरेंगी उसे हम वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक। तो डिफिनेशन हमारी यहीं से बनती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है, ठीक। एक बार फिर से सुन लो, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा फील लेते हैं। इसका फील लेने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमने एक पृष्ठ ले रखा है, ये है हमारे पास पृष्ठ, और ये आवेश है यहाँ पर, इधर मान लेते हैं हम कोई आवेश है। अब इस सॉरी, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है। जैसे मान लिया यहाँ पर एक कोई आवेश रखा है, इस आवेश के कारण चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। वैद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से, ये जो काल्पनिक क्षेत्रफल लिया हमने, इस क्षेत्रफल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैद्युत बल, उनको हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स, ठीक। उन्हीं की संख्या को, जैसे ये आवेश है, यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकली श्यों, इसके ऊपर से निकल गई तो इसको हम नहीं मानेंगे। इससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अब जैसे समझिए, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, और इस पर हमने एक ये पृष्ठ लिया है, ये एक काल्पनिक पृष्ठ लिया है।
तो इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी रेखाएं होकर के निकल रही, इस पृष्ठ से कितनी काल्पनिक रेखाएं, सॉरी इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही। तो आप कहोगे सर जी एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 3 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जी वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा मुन्ना 3। वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 3, ठीक, क्योंकि एकांक इसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, एक बार और देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे एक वैद्युत फ्लक्स ये है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये हमारा क्षेत्रफल है, ये है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कितना बताओ जल्दी से कि कितनी इसमें फ्लक्स का मान कितना होगा, क्या होगा फ्लक्स का मान। ठीक, तो फ्लक्स क्या होता है, क्षेत्रफल से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर यहाँ है, ये क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल के अंदर से कितनी रेखाएं जा रही हैं, 1 2 3 4। तो आप बता दोगे कि सर जी यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है, 4 है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है, 4 है। ठीक, अब बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ी और। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, वैसे आप लोग अगर सोचोगे तो कहोगे सर जी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की भी दिशा होती है। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है, ये भी सदिश और वैद्युत क्षेत्र भी सदिश, दोनों सदिश हैं। तो इनसे मिल करके जो क्वांटिटी बननी चाहिए, जो हमारा जो नई जैसे वैद्युत फ्लक्स बना, जो वैद्युत फ्लक्स ये नई क्वांटिटी है, इसको भी सदिश होना चाहिए, बट नहीं, ये सदिश नहीं होती, ये अदिश होती है। ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है बेटा, अदिश होता है, अदिश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। अगर हम देखते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। देखो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। देखो इतना तो हमने समझ लिया कि एक किसी क्षेत्रफल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो चीज समझो। देखो यहां पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रखा है, एक आंशिक क्षेत्रफल। यहां पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया जिसको हम बोल देंगे आंशिक क्षेत्रफल। ये आंशिक क्षेत्रफल है। ठीक, पूरा क्षेत्रफल जो था वो a था, और आंशिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, dA। ठीक, dA, तो ध्यान से समझना। फिर इसके बाद ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, ये इधर, ये दिशा है वैद्युत क्षेत्र की, और ये दिशा है वैद्युत क्षेत्रफल की। ये क्षेत्रफल की दिशा है और ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो आंशिक क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दिशा के, ठीक है ध्यान से समझिएगा, आंशिक क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दिशा के, आंशिक क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दिशा के स्केलर गुणन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, और इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है,
वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, यानी आंशिक क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के स्केलर गुणनखंड को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई से। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, डॉट डी ए वेक्टर। ये आंशिक है, ये जो फॉर्मूला निकला ये किसके लिए निकला? आंशिक के लिए। अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? संपूर्ण क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स, तो बताओ जल्दी कैसे निकलेगा? बताओ बताओ, संपूर्ण क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स कैसे निकलेगा? इसके लिए हमको करना पड़ता है टोटल इंटीग्रल। क्या करना पड़ता है? टोटल इंटीग्रल। मतलब अगर हम इसका टोटल इंटीग्रल कर दें, समाकलन कर दें, तो इस संपूर्ण क्षेत्र से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो भैया देखो ये फाई, इसका हमने कर दिया टोटल इंटीग्रल। इंटीग्रल करेंगे तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये अदिश गुणन है और अदिश गुणनखंड में क्या होता है? ठीक है, अदिश गुणनखंड में क्या होता है? अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो इसी तरह से ये हो जाएगा ई, और ये गुणा कर देंगे तो ई और डी ए और कॉस और थीटा। ठीक भाई, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है। सॉरी, देखो ई क्या है? ई हमारे लिए है कांस्टेंट, कांस्टेंट है, इसको हमने निकाल लिया बाहर, क्योंकि डीए है ना, डीए इंटीग्रल किसके किसका किया जाता है? जिसका आंशिक। देखो भाई यहाँ पे समझो, आंशिक हमने क्षेत्रफल को माना था, और क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल के लिए हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रल कर रहे हैं। तो हमको लेना देना सिर्फ डीए से, सिर्फ क्षेत्रफल से हमको लेना देना है, बाकी किसी से हमें लेना देना नहीं है। तो ये ई हमारे लिए कांस्टेंट है, इसको बाहर करो। कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर करो, तो ये भी बाहर आ गया। अंदर कितना बचा? टोटल इंटीग्रल ऑफ डीए, डीए का हम टोटल इंटीग्रल कर देंगे। तो देखो फाई इज इक्वल टू ई कॉस ए, सॉरी कॉस थीटा, और डीए का इंटीग्रल कितना होता है? डीए का इंटीग्रल ए होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक हम थोड़ा इसको इंक विंक पिला दें। ठीक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अभी इसकी स्थितियां हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं, अभी हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से इसको क्या किया भाई, नोट कर लो। जल्दी से इसको नोट करो। हाँ तो देखो, देखो भाई ये फाई क्या निकला? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, किसी किसी बुक में फाई को फाई ई से भी डिनोट किया गया है। ठीक, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फाई मिले या फाई ई मिले, आप लोग ये समझना कि वैद्युत फ्लक्स ही है।
तो देखो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब यहाँ पे है क्या क्या, ये फाई ई क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स है। ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स। ए क्या है, सॉरी ई क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र, ई है वैद्युत क्षेत्र। ए क्या है, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और थीटा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये थीटा क्या है। ये तो आप लोग समझ गए, लेकिन थीटा क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। थीटा क्या है, थीटा ए वेक्टर व ई वेक्टर के बीच का कोण है, ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है भाई, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण। ठीक, अब इसकी देखो कुछ आती हैं विशेष स्थितियां, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा पहले, हम ये मान के चल रहे हैं, मान के तो हम बहुत कुछ चलते हैं। देखो अब इसकी विद्युत फ्लक्स की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। विशेष स्थितियां, जैसे हमारा निकला क्या, पाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और थीटा है और स्थिति न बने तो ये बेकार है। ठीक, तो थीटा की हम स्थितियां रखेंगे कैसे सॉरी, अगर थीटा लंबवत हो, अगर थीटा का मान कैसा हो, लंबवत। ठीक है, लंबवत यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं ये लंबवत निकल रही हो। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत निकल रही हो, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई वेक्टर की दिशा ए वेक्टर के लंबवत हो। ये हमारी पहली कंडीशन है, ये पहली स्थिति है। अगर ई वेक्टर की दिशा यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल के लंबवत हो, क्षेत्रफल के लंबवत यानी क्षेत्रफल अगर ऐसे है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो, क्षेत्रफल अगर ऐसे है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो, क्षेत्रफल अगर ऐसे है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे हो। ठीक है, लंबवत हो। तो ध्यान से समझना क्या होगा, ई फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि थीटा की जगह पे हम 90 लिखेंगे। ठीक, और 90 जैसे लिखोगे वैसे ही हो जाओगे गड़बड़। ठीक, तो क्या करना है, देखो ये थीटा क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जो थीटा है वो ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण है, ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच के कोण। तो ए वेक्टर इसमें क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ है, ए वेक्टर भी इसी तरफ, ई वेक्टर भी इसी तरफ। तो जरा सोच के बताओ कि कोण कितना निकलेगा, सोचो। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ है ऐसे, और क्षेत्रफल की दिशा भी ऐसे है। ठीक, तो दोनों में कोण कितना होगा, कोण कितना होगा, ऐसे और ऐसे। ये ए की दिशा है और ये ई की दिशा है, दोनों की दिशा बराबर है, तो कोण कितना होगा भैया, ऐसे होता है तो हम लोग जानते हैं कि 90 होता है, अगर ऐसे होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि 90 होता है, लेकिन ऐसे है तो कितना है, 0। गुड, अच्छा दिमाग लगाए। तो यहाँ पे cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0। तो cos सॉरी पाई ई बराबर ई ए और cos 0 का मान होता है 1। तो पाई ई बराबर ई ए, ये कौन सी कंडीशन पे, अगर ई वेक्टर की दिशा ए वेक्टर के लंबवत हो, ए वेक्टर के लंबवत हो, सॉरी क्षेत्रफल के लंबवत हो, ए के लंबवत हो। ठीक, ये पहली कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन क्या है,
दूसरी कंडीशन है कि अगर ई वेक्टर क्षेत्रफल की दिशा, यानी ई वेक्टर की दिशा क्षेत्रफल के समांतर हो। कैसी हो? समांतर हो। तो ऐसे में क्या होगा वो समझो। ऐसे अगर हम इसको नॉर्मल देखें, ये हमारे पास पृष्ठ है, ठीक, ये हमारे पास एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है। अगर हम ऐसे लें और ऐसे इस पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ठीक, ध्यान से समझना, ऐसे इसको हमने ले रखा है और ऐसे वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक, तो ये लंबवत हो गई। और अगर ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र है और ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकले तो ये समांतर है। यानी ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? इधर, क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ, ठीक, ऊपर की ओर। और वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से निकले, इस प्रकार से निकले, ठीक, यानी क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के समांतर, ठीक, क्षेत्रफल के समांतर वैद्युत बल रेखाएं निकले तो कैसा होगा? तो जब क्षेत्र के समांतर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो अब ध्यान से देखो, यानी ऐसे हमारे पास कोई एक पृष्ठ था, ऐसे, और इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ठीक। तो नॉर्मली अगर आप सोचोगे, नॉर्मल अगर आप सोचोगे, क्योंकि ये तो भाई देखो एक जो पृष्ठ है हमने बहुत पतला पृष्ठ लेना होता है, तो ये एक पतला पृष्ठ है। अब इसके समांतर अगर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो क्या इससे हो करके गुजर पाएंगे? नहीं गुजरेंगी ना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई वेक्टर, ये जो फाई ई है वो 0 होना चाहिए। तो चलिए देखो करके देखते हैं। फाई ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए। अब जब क्षेत्र के समांतर जा रही है, ठीक है, ये क्षेत्र है और इसके समांतर वैद्युत रेखाएं जा रही हैं, तो क्षेत्रफल की दिशा इस तरफ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ और क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, यानी लंबवत। ये क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्र की दिशा, यानी ये कैसा हुआ? लंबवत। तो थीटा का मान यहां पर कितना हो जाएगा? 90। तो यहां पर हम ले लेंगे cos 90, cos 90। तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। तो ई ए और cos 90 का मान युगो युगो से 0 चला आ रहा है, और 0 जिससे मल्टीप्लाई कर लेता है उसको क्या बना देता है? 0। यानी यहां पर फाई ई का मान कितना आ गया? 0, ठीक। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होगी तो उस समय अधिकांश वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल से होकर के गुजर सकती हैं, गुजरती हैं, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर ई वेक्टर की दिशा ए के लंबवत हो तो फाई ई का मान ई ए आता है, जो कि अधिकतम होता है, अधिकतम। और ई वेक्टर की दिशा अगर ए के समांतर है तो फिर फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स का मान 0 आता है, और जो कि न्यूनतम होता है। फाई ई का सबसे कम मान हो सकता है समांतर पे 0, और सबसे अधिकतम हो सकता है ई, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।